चलो, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोगों ने अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो पढ़ लिया है ना, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ने की कोशिश की उसमें। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, एफएस। इसको एफएस कहते हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा है। ये वो स्टेटमेंट है जो आपके फाइनेंस के लेन देन को, आपके पैसे के लेन देन को, जो आपका पैसा साल भर में, हर क्वार्टर में, हाफ ईयरली आया और गया, उसका एक लेखा जोखा है अलग अलग फॉर्म, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्म में, बैलेंस शीट के फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में, अलग अलग एनेक्शर्स और एडिशनल कॉपीज के फॉर्म में, कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्म में, है ना। ये तो आपको पता है, बैलेंस शीट इज कंसिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर सेक्शन 8 कंपनी। प्रॉफिट नहीं कमा सकती ना वो सेक्शन 8 कंपनी, इसलिए उसके लिए इनकम और एक्सपेंडिचर आता है कि कोई दान कर दे तो इनकम, खर्चा कर दे तो एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना सकते उनका। ये मैंने बताया था आपको, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको अलग से लगाया जाता है स्टेटमेंट के अलावा। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में अभी और आगे जाके, एडिशनल डॉक्यूमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इनको भी बनाना है, किसको, 1% कंपनी को, स्मॉल कंपनी को, जिनके हम डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, और डॉर्मेंट कंपनी जिन्होंने 2-3 साल से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किए, जो डॉर्मेंट है, स्लीपिंग है, कोई वर्किंग नहीं है, कुछ काम धंधा नहीं है, कोई पैसे का लेन देन नहीं हो रहा, 3 साल से डॉर्मेंट है, सोई हुई है कंपनी, अपने रिटर्न्स भी फाइल नहीं किया आरओसी 3 साल से। तो इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल नहीं करना। किस किस को, 1%। अगर इनको इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस डाल देंगे तो फिर 1% कंपनी का मतलब क्या रहेगा कि अपने रोजमर्रा की कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाओ फिर उसको फाइल करो। स्मॉल कंपनी, डेफिनेटली इन पे भी हम ये बर्डन नहीं डाल सकते हैं, फ्लक्चुएशन है बहुत ज़्यादा बिजनेस में। तो देखो कैश फ्लो का मतलब क्या होता है पहले समझ जाओ। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइज, अब समराइज करना है इसको, द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट, या तो जो आपको पैसा मिला या पैसे के जैसा जो चीज़ मिली जिसकी वैल्यू पैसे में थी, इक्विवेलेंट थी, जो आपके पास आया और आपके पास से गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट मेजरिंग कि कंपनी कैश पोजीशन कैसी है। तो अब ये डॉर्मेंट, अब 1% से अगर यही सब पूछते रहेंगे तो फिर उन पर बहुत ज़्यादा एक, आप बोल सकते कंप्लाइड हो जाएगा ना कि इतनी चीज़ों आपको रोज़ बतानी है अपनी, फिर मतलब क्या रहेगा, फिर क्यों कोई करेगा जब उसमें और बड़ी कंपनी में कोई फर्क ही नहीं, तो फिर कोई क्यों 1% कंपनी स्टैब्लिश करेगा। और कंपनी अपने कैश को कैसे मैनेज कर रही है टू पे इट्स डेट, है ना। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है, तो कंपनी होगा तो बताना पड़ेगा। तो ये सेक्शन किस पे एप्लीकेबल नहीं है, इन तीनों कंपनियों पर जो हमने बताया अभी आपको। कौन कौन सी, रिपीट कर लीजिए, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। इनको कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें ही अपनी फाइल कर सकते हैं जो ऊपर लिखा है। ठीक है जी। इसमें स्टार्टअप भी आ जाएंगे। छोटी कंपनी में स्टार्टअप्स आपको पता है ना, ये भी एक प्राइवेट कंपनी का फॉर्म है जो इनिशियल लेवल पर एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू या खुद के पैसों से जो स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, उसमें ये लोग भी आ गए, स्टार्टअप भी एक हिस्सा है भैया इसका, जिसको कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी, लिखा ना इसमें, डिफॉल्ट करती है टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल करने में, भूलना मत, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने की सेक्शन क्या है, फाइल करने की, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की सेक्शन क्या है, भूलना मत। हाँ, ठीक है। तो जो भी एक्सेप्शंस, मॉडिफिकेशन, एडेप्टेशन अगर किसी प्राइवेट कंपनी को चाहिए, उन्हें बचना है इसको फाइल करने से, उन्हें कम रूल्स एंड रेगुलेशंस फाइल करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या नहीं करना होगा, डिफॉल्ट कमिट नहीं करना होगा। किन चीज़ों से रिलेटेड, पिछले 3 साल में आपने अपने पूरे एफ भी फाइल किए हैं और एनुअल रिटर्न्स भी फाइल किए। एनुअल रिटर्न्स में क्या आ जाता है, जो साल भर में आप सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं तो उसका एक एनुअल लिखा जाएगा, जैसे कि अलॉटमेंट रिटर्न, कितना पैसा आया अलॉट करने के बाद, कितने शेयर्स अलॉट किया आपने। पब्लिक डिपॉजिट रिटर्न पढ़ाया था मैंने आपको। सेक्शन 29 गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई नहीं है, जो डिफेंस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, मैंने लिख दिया हूँ, कॉन्फिडेंशियल, नेशनल सिक्योरिटी, इन पे ये रोज रोज बताएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। इनको मगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे, ये जो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग मेथड है, एएस तो फॉलो करने हैं, हर साल प्रिपेयर किए जाते हैं। एग्री? यस सर, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या, देख लो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्या है फाइनेंशियल का मतलब, सेक्शन 2 सब सेक्शन 41 इन रिलेशन टू एनी कंपनी या एनी बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट तो आपको पता ही है, ट्रस्ट हो गए, एसोसिएशन हो गए। द पीरियड एंडिंग ऑफ 31st डे ऑफ मार्च, यही होता है फाइनेंशियल ईयर खत्म, यही होता है ना।
आप कोई कंपनी अगर, ये ध्यान रखो, आप कोई कंपनी अगर आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी इनकॉर्पोरेट हुई है तो मार्च तो 3 महीने में आ जाएगा, तो द पीरियड एंडिंग ऑन द 31st डे ऑफ द फॉलोइंग ईयर, उसी के साल को, मतलब देखो यहाँ लिखा है ना, एग्जाम्पल ही देखता हूँ डायरेक्ट। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेट ऑन 22 फरवरी 2014। अब फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऐसा कब आएगा, तो लिखा 31 मार्च 2015। सिंपल। फॉलोइंग ईयर का मतलब क्या होता है, जो आने वाला साल है उसका एंड, है कि नहीं। अब 2 महीने में क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा मैं, फरवरी में तो हुआ है, ठीक है। फॉलोइंग ईयर का मतलब क्या समझा, सक्सेसिव ईयर, ठीक है। 1 जनवरी के बाद वाले की बात करता हूँ मैं, क्योंकि एक ही क्वार्टर बचता है ना, उसके पहले में आपको फिर, जैसे कोई सितंबर में रजिस्टर्ड हुई या नवंबर में रजिस्टर्ड हुई, तो फिर अगले मार्च में ही करना है आपको। अगले मार्च मतलब जैसे 2020 है, 2021 के मार्च में, ओके, ठीक है। ये 1 जनवरी के बाद वालों की बात करें। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन आ गया। अगर कोई कंपनी है या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है विच इज़ ए होल्डिंग, या तो वो होल्डिंग है या किसी की सब्सिडायरी है या एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी याद है, जो दूसरी कंपनी से एसोसिएट होती है, मिनिमम 20% से लेकर 50% तक का इन्वेस्टमेंट लगा के, बट ना वो उसकी होल्डिंग होती है, ना सब्सिडरी होती है, ना जॉइंट वेंचर होती है, ना पार्टनरशिप फॉर्म्स होते हैं, या ना, देखो लिखा है कोई कंपनी है जो इंडिया के बाहर ऑन कॉर्पोरेट हुई है, तो डेफिनेटली इंडिया के बाहर होगी तो वहाँ का फाइनेंशियल ईयर हो सकता है डिफरेंट हो, तो वहाँ का फॉलो करना पड़ेगा। लिखा है कि नहीं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन, किसने लिखा एप्लीकेशन उनको, अलाउ एनी पीरियड इट्स फाइनेंशियल वेदर और पीरियड इज, मतलब अगर एक कंपनी बाहर है मेरी, तो मैं यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ कि मुझे दूसरी वाली कंपनी के लिए दूसरा फाइनेंशियल फॉलो करने की इजाज़त मिले, यानी उनके स्टेटमेंट तब बनेंगे जब आपको फाइल कर देंगे। जैसे मान लो इंग्लैंड में जनवरी में, दिसंबर में खत्म होता है, तो हम यहाँ की कंपनी अपनी ब्रांच के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मांगेगी, प्लीज़ अलाउ कि मैं वाला वहाँ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको अलग टाइम पर फॉलो करूँ, क्योंकि वहाँ पर अलग टाइम पर ईयर खत्म होता है, ठीक है, ओके। और आपको सी एफ एस भी कराना पड़ता है ना हर, कैसा सी एफ एस का मतलब क्या होता है, कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है, अगर जैसे एक कंपनी है उसकी होल्डिंग है, उसकी बहुत सारी सब्सिडीज है, सबका एक साथ अगर आप स्टेटमेंट बनाना चाहते हो, अब कुछ कंपनी आपकी बाहर है तो उनका फाइनेंशियल ईयर अलग टाइम पे खत्म हो रहा है, अलग टाइम पर, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मांगेंगे कि अलग टाइम पर भी खत्म हो रहा है तो अलाउ कीजिए। अब वेट कीजिए, तो उनका दिसंबर में खत्म हुआ, हमारा मार्च में, तो अलाउ कीजिए, वेट कीजिए, हम एक साथ फाइल कर देंगे, ठीक है। मेड बाय द कंपनी, अलाउ एनी पीरियड ऑफ एसेट्स, एनी पीरियड, है ना, और नॉट दैट पीरियड इज ए ईयर, या तो उस टाइम को ना माना जाए या माना जाए, या तो दिसंबर में खत्म हुए पीरियड को फाइनेंशियल ईयर माना जाए। अब माना जाएगा तो, और एक साथ फाइल करना है तो मार्च तक रुकना होगा, नहीं माना जाएगा तो ऐसा समझ लो बाहर वाली जो कंपनी है आपकी, उसका भी फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है, मार्च, ऐसा मान लो। ये अच्छा पॉइंट है। ये क्या पॉइंट है भैया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी एप्लीकेशन पेंडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल डिस्प्यूट जो देखता है, एज ऑन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस पास किया एमसीए ने 2018 में, shall be disposed of by the tribunal in accordance with the provision applicable to before। अच्छा, 2018 के पहले जो भी डिस्प्यूट आए थे ट्रिब्यूनल के पास में, उनको उसी तरीके से ऑर्डर पास करना है उसमें जो 2018 के पहले वाले रूल के हिसाब से होगा। मतलब ट्रिब्यूनल अब जो ऑर्डर देगा 2018 के बाद में जो नए कंपनीज अमेंडमेंट है उसके हिसाब से नहीं, 2018 के पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसके हिसाब से ही अपने ऑर्डर पास करेगा, है ना, क्लियर है ना। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, जब सेशन पार्लियामेंट में नहीं हो, पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होता, तो गवर्नमेंट को बिल तो पास करना है, कानून बनाना है, तो वो खुद लीडर ऑफ अपोजिशन को ले सकती है साथ में बैठ के, जब सेशन पार्लियामेंट में नहीं है, अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है, ऑर्डिनेंस, उसको भी कानून का रूप मिलता है व्हेन सेशन इज नॉट ए पार्लियामेंट, बराबर है। हम्म, अभी अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, अ कंपनी और ए बॉडी कॉर्पोरेट एग्जिस्टिंग ऑन द कमेंसमेंट ऑफ, ये 2018 में कमेंस हुई है कंपनी, मतलब बनी, ध्यान देना,
बनने के 2 साल के अंदर फ्रॉम सच कमेंसमेंट अलाइंग इट्स फाइनेंशियल ईयर एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज। फॉर एग्जांपल 2018 के में आपने कुछ कंपनियां बनाया जस्ट स्टार्ट 2018, तो वो बोल रहा है कि जैसे 2 साल होंगे तो 2018 अब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप 2019 और 20 के हिसाब से फाइल करना, 2018 के हिसाब से नहीं है ना, 2018 के पहले के साथ। अलाइन मतलब ऐड कर देने का, जोड़ देने का। ठीक है, क्लियर है? अब क्या क्या है अपन पढ़ते हैं। 2 डिवीजन में अमेंडमेंट आया भाई शेड्यूल 3 में। पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए कंपनी जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाई विद, ये वो कंपनियां जो अभी भी रूल 2006 फॉलो करती हैं, और नीचे वो कंपनियां जो रूल 2015 फॉलो करती हैं। कि क्या है, रूल समझते हैं ना, प्रोसीजर्स कैसे स्टेटमेंट्स को फाइल करना। ये छोटी छोटी चीज़ें भाई ध्यान रखो इस पर। क्लियर हो गया ये 2018 वाला? क्योंकि 2018 में भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो अगले 2 साल में उसको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे वो 2018 के बाद वाले ही करने होंगे, या नए रूल्स जैसे 2015 के जो रूल्स है वही। ठीक है, और आने वाले 2 साल जो थे उसको उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अलाइन कर लेना। और कुछ 29(1) ये आपको क्वेश्चन पूछने वाला सेक्शन है। 29(1) फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या शो करता है? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया जाता है, बिल्कुल जी बनाना ही पड़ेगा अंडर सेक्शन 133, है ना। अलग अलग क्लासेस ऑफ कंपनी के लिए अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, बिल्कुल जी शेड्यूल 3 में साफ साफ दिया हुआ है। अभी बोले ना, मैंने कैश फ्लो नहीं लगेगा डॉर्मेंट में, स्मॉल में और 1%। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेंट इन दिस सबसेक्शन शुड बी अप्लाइड टू एनी, ना ये इंश्योरेंस कंपनी पे फॉलो होगा, ना बैंकिंग कंपनी पे, ना एनी कंपनी इन जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर क्लास ऑफ कंपनी जो हमने ऊपर अभी पढ़े। ये जो ऊपर के रूल्स एंड रेगुलेशन है ये इन कंपनियों पे एप्लीकेशन होने वाला नहीं है। अब अगर कोई कंपनी लिखा है इसमें, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉट डिस्क्लोजिंग अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ द कंपनी। इसमें बोल रहा है अगर इन कंपनियों ने, जो जिनके मैंने नाम लिखा, अगर इन लोगों ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दिखाया, तो जरूरी नहीं है कि हर कोई ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाएगा। कुछ चीजें छुपाई भी जाती हैं जो आपको कानून खुद बोलता है कि सब कुछ बता दोगे तो गधे हो, वो लिखा है ना इसमें। कुछ नहीं दिखाया इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों ने गलत किया, है ना। कौन कौन सी कंपनी है, कौन कौन सी चीज़ें छुपानी है, ये भी ध्यान रखो। जैसे इंश्योरेंस कंपनी को क्या छुपाना है, वो मैटर्स जो इंश्योरेंस एक्ट खुद बोल रहा है आपको बताने की जरूरत नहीं। IRDA सुना हुआ है नाम अपने एडवर्टीजमेंट में। कुछ चीज़ें खुद नहीं बताई जाती, अपने इन्वेस्टमेंट के कुछ सोर्सेज शायद ना बताया जाए। बैंकिंग कंपनी को जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने मना किया है, जैसे कस्टमर पॉलिसीज होती है ना, हमारी पॉलिसी भी है, वो जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इन्वॉल्व है, अपने एक्ट के थ्रू इनको भी कुछ चीज़ें छुपाने के लिए कहा गया। तो ये नहीं बता रहे, इसका मतलब ये नहीं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते। और कंपनी गवर्न बाय एनी अदर लॉ, जिससे मैंने आपको बताया एग्जांपल, फॉर एग्जांपल के तौर पर सेक्शन 8 का एग्जांपल दिया आपको मैंने। इनको तो सब बताना है, दिखाना है पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। उसे तो 1% कंपनी को सब बताने की जरूरत नहीं। वही है ना 121 क्या बोल रहा है कि इनको हर चीज दिखाने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाया, है ना। पक्का क्लियर हुआ यहाँ तक? और ये भी समझा कि कौन सी कंपनियों को कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, बराबर है। 2018 वाले के पहले वालों को ये, या 2013 से बोल सकते हैं पहले वालों को, और ये नए रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि भूलना नहीं है। ठीक है, कि कोई एप्लीकेशन पड़ी है अगर ट्रिब्यूनल के पास में, रिपीट कर दे रहा हूँ, एप्लीकेशन पड़ी है अगर ट्रिब्यूनल के पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके, तो बोल रहा है ना वो कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो लिखा ना, शैल बी डिस्पोज, अब वो एप्लीकेशन को ट्रिब्यूनल डिस्पोज करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन एप्लीकेबल टू इट बिफोर, उन्हीं रूल्स के हिसाब से जो ऑर्डिनेंस आने के पहले के थे उसी के हिसाब से सुनेगा। ठीक है, और वही कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है, इस एक्ट के बाद में अगर 2 साल के अंदर उसके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अलाइन करवा देना नए रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, है ना। जैसे कोई कंपनी 2014 में इस्टेब्लिश होती है, 2015 में नए रूल्स आ गए टू कंप्लाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो 2015 के बाद समझ लो 15 तो आ ही गया है, और एक 16, अब आपको नए रूल्स फॉलो करके ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना है। ऐसा है। लेइंग ऑफ
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ध्यान दो भाई कहाँ रखा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 129(2) एनुअल जनरल मीटिंग, आपको पता है जो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में बेसिकली होना चाहिए, बेसिकली बाद में भी हो सकती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बीओडी रखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनुअल जनरल मीटिंग में, किसके सामने रखते हैं? शेयर होल्डर के सामने, ठीक है। सीएफएस, इस पे क्वेश्चन आएगा आपको, मैंने अभी आपको बताया, अगर एक से ज़्यादा कंपनियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर एक कंपनी है ए, उसकी 2 सब्सिडरी है एक्स और वाई, है ना। अब इनकी भी 2 सब्सिडरी है, इसकी पी है और एक क्यू है ना, और इसकी एक आर है और इसकी एक एस है। उसने मान लो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, तो वो क्या बोल रहा है मालूम क्या? तो इसने ही बनाया होगा, उसने ही बनाया होगा, इसने ही बनाया होगा, इसने ही बनाया, इसने भी और इसने भी, सॉरी, वो बोल रहा है इनका एक सीएफएस बना, कंसोलिडेट कर लो सबकी फाइनेंशियल पोजीशन को, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरों का इन्फॉर्मेशन दे दो, पूरों का लिखा जो कच्चा चिट्टा, दैट इज सीएफएस, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो सीएफएस का मतलब क्या समझा कि जो मेन कंपनी है, जैसे ये अपना एक सीएफएस बनाएगी, इसमें ये दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेंगे, ये अपना एक बनाएगी, ये दोनों का एक बनेगा, और ये सबका मिला के बनेगा। इस पर अपने क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये पक्का क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बताओ मेरे को। तो 129 कौन कौन सी कंपनियों पे एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी किन किन लोगों को कुछ चीज़ें अगर नहीं बताने पर आप उनको ये नहीं बोलेंगे कि वो ट्रू और फेयर नहीं है। कौन कौन सी कंपनियां हैं? जैसे इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं बताती कि उसको प्रॉफिट कैसे होता है। अब वो कई लोग बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनियां इंसॉल्वेंट नहीं होती, बंद नहीं होती, तो वो अपनी हर सोर्सेस थोड़ी ना बताएंगे, अपनी हर पॉलिसी थोड़ी ना बताएंगे, आप उसे शेयर करेंगे, है ना। कैसे वो प्रॉफिट बनाते हैं, दे कैन शो दैट। बैंकिंग कंपनी अपने कुछ सोर्सेज, कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ चीज़ें नहीं बता सकती है, फिर रन कैसे करेंगे? सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू शो सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज रिलेवेंट टू देयर बिजनेस। जैसे कहाँ से बिजली बन रही है वो आप बताएंगे, बट किस तरीके से बना रहे हैं, कौन से रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, क्या फलाना ढमकाना, बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जाती। ये भी आप ध्यान रखेंगे प्लीज। डील 1 डिवीजन 1 का मैं डील किया है, जल्दी बोलो शेड्यूल में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वो कंपनियां जो कौन से रूल्स को फॉलो कर रही है, 2006, तो 2006 मतलब 2013 वाली कंपनियां भी यही फॉलो कर रही होंगी जब तक कि 2015 नहीं आया। अरे सही है कि नहीं? अब मान लो सही है ना। अब 2014 में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो फिलहाल तो वो क्या फॉलो करेगी, 2006 वाला, और फिर उसके बाद में 2015, तो वही अपन ने ये जो ऊपर पढ़ी ना 2 साल वाला, वही है, समझे कि 2 साल के अंदर आप क्या करोगे। अब 2015 आ गया ना, कमेंसमेंट ऑफ एक्ट हो गया ना यार, तो 2015 और 2016 खत्म होने के पहले आपको अपने पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे ये 2 साल के, अब ये नए रूल के हिसाब से अलाइन कर दो, नए रूल के हिसाब से बनाना स्टार्ट करो। 2 साल मिला है आपको, यानी आपको अगले साल ही नहीं बोल रहे हम लोग तुरंत, बट 2 साल दिया जा रहा है। ये सब ध्यान रखो यार, ये सब चीज़ें मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। सीएफएस पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ। देखो लिखा है ना उसमें, ऑल सब्सिडरीज एंड एसोसिएट कंपनी, है ना। आप एजीएम में एक ही स्टेटमेंट रख सकते हैं जिसमें सब कंपनियों की इंफॉर्मेशन है। फाइनेंशियल सेपरेट स्टेटमेंट भी रख सकते हैं जिसमें सिर्फ सैलिएंट फीचर्स है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है। मतलब एक कॉमन एफएस बना लिया जिसमें सब है, और एक सेपरेट भी रख दिया जिसमें सिर्फ सैलिएंट फीचर्स है, सब्सिडरीज और एसोसिएट। सैलिएंट मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ कंपनीज 1 रूल 5 ऑफ द कंपनीज रूल 2014। भूलना मतलब सेपरेट वाले का सेक्शन है सैलिएंट फीचर्स। और रूल 6 के हिसाब से आपको सीएफएस बनाना है, सीजी ने बनाया। सीएफएस कैसे बनाना है, क्या क्या शो कर रहा है। सब्सिडरी में यस, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर दोनों आ गए, है ना। किस तरीके से सीएफएस बनाया जाता है तो वो आपको शेड्यूल 3 में दिया हुआ है, रूल 6 में दिया हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको उसमें भी फॉलो करने, एएस, है ना, बाय आईसीएआई। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको इस पे, इन केस वेयर कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस, कौन कौन सी कंपनी है जिनको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। सो कंपनी कवर्ड अंडर सबसेक्शन 3, यानी 129 सबसेक्शन 3 is not required to prepare consolidated CFS financial statement under accounting standards
इट शेल बी सफिशिएंट इफ द कंपनी कंप्लाइज विद द प्रोविजन ऑफ सीएफएस। अगर वो सीएफएस को फॉलो भी कर रही है तो ठीक है, बट कंपलसरी नहीं है कि वो कंपनियां बनाए। बराबर है ना? ओके, तो कौन कौन सी कंपनियां हैं वो हम लोग पढ़ेंगे अब, है ना? ये कुछ कंपनियां ऐसी है जिनको अलाउ नहीं किया सीएफएस बनाने के, तो बोल रहा है अगर वो कंप्लाइट करना चाहते हैं सीएफएस के रूल्स को तो कर सकते हैं। देने दोनों कंडीशन, कुछ कंपनियों को अलाउ नहीं किया और जिनको किया है तो वो नहीं, मना नहीं कर सकते। ये जरूरी नहीं कि कंपल्शन हो के करना ही है ना। सीएफएस को रूल नहीं है मेरे भाई, तो करना ही करना है, ये कंपनी के वॉलंटरी डिसीजन पे। वही बोल रहा ना, अ कंपनी कवर्ड अंडर सबसेक्शन 3 इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। जिन कंपनियों को रिक्वायरमेंट नहीं है करने की तो ठीक है, अगर वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई रूल थोड़ी ना है कि सीएफएस बनाना है, ये वॉलंटरी डिसीजन है कंपनी का। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। सीएफएस प्रिपरेशन is not a statutory decision, a statutory order. It is more a voluntarily and एलिजिबिलिटी पर्पस। जो एलिजिबिलिटी कंपनियां होंगी जिनको लगता है बनाना चाहिए, जिनकी सब्सिडीज एसोसिएट है, वही करे तो अच्छा है। डिसीजन और पर्पस। अब कुछ कंपनियां एग्जेम्प्टेड है सीएफएस बनाने के लिए, बनाने से, जिनको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है अगर वो इन फॉलोइंग कंडीशंस को फुलफिल करे। अगर वो किसी की होलली ओन सब्सिडरी है, पार्टली ओन सब्सिडरी है, या उसके जो मेंबर्स है, लिखा है ना, ऑल इट्स अदर मेंबर्स इंक्लूडिंग दोज नॉट अदरवाइज एंटाइटल्ड टू वोट, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। ये वो मेंबर्स है जिनको वोट करने का अधिकार नहीं है, तो राइटिंग में बता देगा वो कंपनी प्रूफ के साथ में कि भैया हमको सीएफएस बनाना नहीं, हम सीएफएस बनाना नहीं चाहते। कौन कौन सी कंपनियां, या तो होली ओन सब्सिडरी है या पार्शियली ओन सब्सिडरी है और उसके मेंबर्स को वोट करने का अधिकार नहीं है, लिखा ना इसमें, इंक्लूडिंग दोज नॉट अदरवाइज एंटाइटल्ड टू वोट। राइटिंग में लिख के बता दो, सच इंटीमेशन विद द कंपनी, डू नॉट ऑब्जेक्ट टू द कंपनी नॉट प्रेजेंटिंग सीएफएस। हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप सीएफएस नहीं भी बनाते हो तो। ये वो कंपनियां जिनको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है, कंडीशन फुलफिल क्या है, अगर उनके सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है। कहाँ लिस्टेड नहीं है? स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर, नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। Its ultimate or any intermediate holding company files CFS with the registrar which are in compliance with the applicable accounting standards. ऑलरेडी उसकी होल्डिंग कंपनी सीएफएस फाइल कर चुकी है तो उसको भी बनाने की जरूरत नहीं है। और ये होल्डिंग कंपनी ने फाइल किया मतलब दूसरी कंपनी क्या होगी? सब्सिडरी, रजिस्ट्रार के पास, तो फिर आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये एग्जम्पशन नॉट रिक्वायर्ड इफ मीट्स द फॉलोइंग कंडीशन। प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस बाय कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड। किन किन कंपनियों को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है? तो आई रिपीट, जो होली ओन सब्सिडरी है या पार्टली ओन सब्सिडरी है, जिनके मेंबर्स को वोट करने का अधिकार नहीं है उस दूसरी कंपनी में, तो वो राइटिंग में बता देगा कि भाई हम सीएफएस बनाने का हमारे पास में वो अधिकार नहीं है, नॉट प्रेजेंट, हम नहीं बनाएंगे। जिनके शेयर्स लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पर, इंडिया में, इंडिया के बाहर, या जिनकी होल्डिंग कंपनी ऑलरेडी फाइल कर चुकी है अपना स्टेटमेंट, है ना, सीएफएस, तो फिर आपको बनाने की जरूरत नहीं है अलग से, बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसमें लिखा है कुछ रूल्स जो अपन अभी ऊपर पढ़ रहे हैं वो उन कंपनियों पे भी एप्लीकेबल होंगे जिनकी सब्सिडीज तो नहीं थी बट जिनके जॉइंट वेंचर और एसोसिएट थे, तो उनके भी सीएफएस बनते हैं, है ना? बराबर है। ये वो कंपनियां हैं जो कब स्टैब्लिश हुई, ये टाइप पर। तो इफ दे डू नॉट हैव सब्सिडीज बट दे हैव एसोसिएटेड कंपनीज एंड जॉइंट वेंचर, तो ऊपर के जो रूल्स है वो उन पे भी एप्लीकेबल होंगे। मतलब जो एग्जामिशन वाले रूल है वो इन एसोसिएट कंपनी और जॉइंट वेंचर में भी एप्लीकेबल होंगे। तो तीन पड़े पर, ये तो वो ऊपर वाला ही लिखा है एक्सप्लेनेशन। तो ये कब से स्टार्ट हुआ है एक्चुअली? दिस रूल शेल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सीएफएस
बाय अ कंपनी हैविंग सब्सिडरी एंड सब्सिडरीज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया कमेंस 1 अप्रैल 2014 के बाद से उन कंपनियों पे भी एग्जाम्पशंस लागू हैं जो अपने ऊपर कंडीशंस पड़ी थी, जो इंडिया के बाहर एज ए सब्सिडरी है ना, या सब्सिडरीज के तौर पर बनाई गई है। पहले इंडिया के बाहर वाली कंपनियों पे नहीं, उनको अलग से सेपरेट फाइल करना पड़ता था। यहाँ लिख सकते हो, बिफोर दे हैव टू फाइल सेपरेटली। क्या क्या है याद रखो, ठीक है। जिनकी सब्सिडरीज नहीं रही हैं 2014 से लेकर 2015 मार्च तक, उन कंपनियों में क्या बोले जॉइंट वेंचर और एसोसिएट को भी सब्सिडरीज मान के ये रूल्स, जब ये सीएफएस फाइल करने की जरूरत नहीं है, ये 3 कंडीशन में वो भी आ सकते हैं। सेकंड वाला पॉइंट लिखा है तो प्रोविजंस एप्लीकेबल टू द प्रिपरेशन, जिन्हें जो भी प्रोविजंस बनाए जाते हैं कि सीएफएस कैसे बनाना है, कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे ऑडिटिंग करवानी है उसकी ऑफ होल्डिंग कंपनी, shall be applicable to the other companies also 129(4) के हिसाब से, है ना, ठीक है, ओके। ठीक है, अरे यार ये क्या हो जाता है बार बार, ओके। अगर होल्डिंग कंपनी अपना सीएफएस बना रही है तो इस तरीके से, सीएफएस में मतलब सब्सिडरी कंपनी भी, तो इस तरीके से आपको अपना सीएफएस बनाना है कि दूसरी कंपनियों के स्टेटमेंट्स में छेड़छाड़ ना, और जो सीएफएस है वो आपकी भी पूरी दशा बताए और दूसरी कंपनियों की भी दशा दिशा बताए। तो लिखा ना इसमें, इट्स लाइक मेकिंग अल्ट्रेशंस, इसका मतलब शायद यही है ना, आप याद रखेंगे बेटा, मेकिंग अल्ट्रेशंस और चेंजेस विदाउट अफेक्टिंग द अदर मेन इशू, विदाउट अफेक्टिंग द मेन इशू, विदाउट अफेक्टिंग द मेन इशू। इस तरीके से सीएफएस तैयार करें दूसरी कंपनियों की भी, कि जो आपका मेन ट्रू पिक्चर है उस पर फर्क ना पड़े, है ना। सीएफएस के जो प्रोविजंस है डेफिनेटली प्रिपरेशन को लेकर, अडॉप्शन के ऑडिशन को लेकर जो होल्डिंग कंपनी पे एप्लीकेबल होंगे वो डेफिनेटली उसकी सब्सिडीज और एसोसिएट पे भी होंगे। 129(4) विदाउट प्रेजुडिस टू द सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 को बिना छेड़े, जहाँ एफएस के जो प्रोविजंस है वो फॉलो नहीं करने हैं कुछ कंपनी को, जब हमने कंपनियों के नाम पढ़े ना, तब क्या लिखा है इसमें, द कंपनी शैल डिस्क्लोज इन इज एफएस द डेविएशन फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, द रीजन फॉर सच डेविएशन एंड फाइनेंशियल इफेक्ट इफ एनी राइज ऑफ। अगर कोई कंपनी किसी वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर पा रही है वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्यों डेविएट हुए, क्यों भटके, क्यों उन्होंने अपना रास्ता चेंज किया, उसके एक्सप्लेनेशन आपको देने पड़ेंगे, आपको देने पड़ेंगे, डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द रीजन व्हाई यू आर नॉट फॉलोइंग एंड कंप्लाइड विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। 129(5) क्लियर है, ओके। सबसेक्शन 1 कौन सी कंपनियां हैं, ये है, इन कंपनियों की बात कर रहे हैं हम, ओके। यही है ना 1, हाँ ये कंपनी, ये जो जितनी कंपनियों के नाम लिखे, एसोसिएट, सब्सिडीज और ये सब, ठीक है, क्लियर हुआ। तो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो क्यों नहीं किया, इन कंपनियों को पूछा जाएगा और इनसे रीजन भी जाने जाएंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन इट्स ओन या फिर एप्लीकेशन मेड बाय क्लास ऑफ क्लासेस ऑफ कंपनी, एग्जेम्प्ट कर सकता है कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज को। एक तो डिफेंस प्रोडक्शन वाली को तो एग्जेम्प्टेड है, उसको बनाने की जरूरत है नहीं, अपने पड़े कि ऊपर की जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उसको फॉलो करें। कौन कौन सी कंपनी हो सकती है, वो अलग अलग कंपनी है, कोई सोशल वेलफेयर की कंपनी हो सकती है, कोई न्यू स्टार्टअप हो सकती है, कोई डिफेंस प्रोडक्शन हो सकती है, कोई नेशनल सिक्योरिटी की कंपनी हो सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एग्जामेशन मिल सकता है, ठीक है ना। 129(6) बाय नॉट फॉलोइंग दीज प्रोविजंस, जो हमने ऊपर पढ़े, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब पैनल प्रोविजंस है 129(7) में, अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर या होल्डिंग डायरेक्टर, सीएफओ या कोई और पर्सन है, अगर वो एफएस के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता है, कितना लिखा है, 1 ईयर तक, ये 5 लाख तक का फाइन है मेरे ख्याल से, दोनों किन लोगों को, ये 4 भूलना मत। एमडी और मैनेजर एक जगह पर एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए वहाँ पर एक ही जन का नाम लिखा,
क्योंकि सेम डेजिग्नेशन के हैं दोनों। और अगर कोई नहीं है इनकी जगह तो हर डायरेक्टर को लगेगा फाइन, कोई अपॉइंटेड नहीं है तो जितने डायरेक्टर्स होंगे वो। पहले बताओ, ये समझ रहा है ना ये अपन क्या पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में? ये अपन किन किन पे CFS, किन किन पे एग्जाम्पशंस है, ये है वोली ओन सब्सिडीज, पार्शियल ओन सब्सिडीज, या वो मेंबर जिनको वोटिंग अलाउ नहीं है ना, इनको ये सब लोगों को CFS बना, या वो कंपनियां जिनकी सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है, या वो कंपनियां जिनकी होल्डिंग ऑलरेडी CFS फाइल कर चुकी है तो उनको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, वो कंपनियां जिनके 2014 से लेके अप्रैल से लेके 2015 मार्च तक है ना कोई सब्सिडरी नहीं थी, तो उनकी जॉइंट वेंचर्स और एसोसिएट कंपनी को ही ये ऊपर के रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होंगे जो 3 थे, यानी उनको ही सब्सिडरीज माना जाएगा, उनको भी CFS प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उन पे भी ये CFS के रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। द प्रोविजन एप्लीकेबल टू, जो प्रिपरेशन करने के बाद जो प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं एडॉप्शन का वक्त, जो हम लोग अडॉप्ट करके रखते हैं कहाँ पर AGM में या ऑडिट करते वक्त होल्डिंग कंपनी के, है ना, उस तरीके से बनाना है CFS को कि दूसरी कंपनियों के, मतलब जो छोटी छोटी कंपनियां उनके अंदर जो आती हैं उनमें छेड़छाड़ ना बिना और अल्टरेशन ऑफ मेन इशू। फिर अगर कोई कंपनी FS के प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रही है, किसी वजह से फॉलो नहीं कर पा रही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, तो उनको उस डेविएशन का रीजन देना होगा। हम किन कंपनियों की बात कर रहे हैं? सब्सिडीज, क्लास ऑफ सब्सिडीज, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। और कुछ कंपनियों को तो एग्जेम्प्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने करके रखा जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, कुछ डिफेंस प्रोडक्शन वाली है, उन लोग अपना CFS बनाने की जरूरत नहीं है, सेपरेट अकाउंटिंग बिलीव करते हैं। ठीक है, शेड्यूल 3 में सब कुछ समझ में आ गया? ओके। और अगर कोई कंपनी नहीं उठ गया, कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 3 129, उसको प्रिपेयर नहीं सब ये CFS करना अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना, तो ज़रूरी नहीं है उसको प्रिपेयर करें। ओके, कंपल्शन नहीं है, एक्सेप्शन हमने पढ़ लिया, एग्जाम्पशंस पढ़ लिया हमने। तो अगर वो सिर्फ शेड्यूल 3 में लिखे हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं तो इतना बहुत है, इतना बहुत है, वही CFS के बराबर होता है। ये सब भी समझ में आया? अभी और साथ में आप जब सब्सिडीज के और इनके सब के CFS बनाते हैं तो कभी कभी आप क्या करते हैं, एक सेपरेट स्टेटमेंट भी बनाते हैं जिसमें सैलिएंट फीचर्स हो, मेन मेन उनके फाइनेंशियल पोजीशन की इन्फॉर्मेशन, वो भी आप फाइल कर सकते हैं AOC 1 रूल 5 के हिसाब से। पक्का समझ में आ रहा है ना भाई? कहाँ रखा जाता है? AGM में रखे जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पर। ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू का में 129(1) में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हुए आपको फाइल करना है। दूसरी बात, वो प्राइवेट कंपनियों को CFS फाइल करने की जरूरत नहीं है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है, जो प्राइवेट कंपनियों ने अपने एनुअल रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पिछले 3 साल में किसी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं किया अंडर सेक्शन 133 या 92। ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, कौन सी कंपनियों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? सेक्शन 8 कंपनियां, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना सकती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है मैंने आपको ऊपर पढ़ाने की कोशिश की। स्टार्टअप कंपनियों को भी प्राइवेट कंपनी का हिस्सा बनाया गया है। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ मार्च खत्म होता है। अगर बाहर देश में हमारी कोई दूसरी कंपनी है, दूसरी ब्रांच है या दूसरी सब्सिडरी, तो उसका फाइनेंशियल ईयर वहाँ के हिसाब से खत्म किया जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि हम एक साथ फाइल करें तो फिर आपको ऐसा मानना होगा कि उनका तब खत्म नहीं हुआ, मार्च में हमारे साथ खत्म होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एक साथ हम उनके स्टेटमेंट्स को फाइल करें यहाँ पर इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर अपने को बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कई जगहों पर दिसंबर में खत्म। दो साल वाला भी समझ में आ गया? ये आपको जो रूल बताया मैंने 2 साल वाला, ये एग्जांपल मत भूलना। 2005 और 2, अब जैसे मान लो कोई कंपनी है जो 2014 में रजिस्टर्ड है, तो वो 2013 की पूरी कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट फॉलो करेगी। बट अब उसको अगर FS फाइल करने के रूल्स फॉलो करने होंगे तो क्या कौन सा डिवीजन 2 फॉलो करना पड़ेगा, है ना? तो अभी तो फिलहाल 2006 वाला ही फॉलो करेगी ना। फिर जैसे 2015 आएगा तो ये रूल समझा दिया था मैंने आपको। ठीक है, नए रूल के हिसाब से अलाइन कर देना होंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ये समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? ठीक है, ये एग्जामिशन वाला भूलना मत, जिनको फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ CFS इनको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। पेनल्टी प्रोविजन भी क्लियर है। अब ये क्या है? रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर। मान लो आपने FS फाइल कर दिया, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइल कर दिया, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल कर दिए, किसी वजह से किसी इन्वेस्टर को, किसी स्टेक होल्डर को, किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आपने जो चीज़ें फाइल की हैं वो गलत है, उसमें ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, उसमें कुछ दिक्कत है, उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मटेरियलिस्टिक छुपाई गई है या ज़बरदस्ती के बताई गई है, कुछ ना कुछ एरर है। तो अब ये तो खुद तो नहीं करेंगे, ऑन इट्स ओन तो नहीं करेंगे, कोई ना कोई तो इनके पास जाएगा ना
कोर्ट के पास में, ट्रिब्यूनल के पास में, अंडर सेक्शन 130। अब देखो, एप्लीकेशन टू बी मेड बाय, कौन एप्लीकेशन देगा इनके पास में, ध्यान देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी एप्लीकेशन रीओपनिंग के लिए, तो उनके पास भी तो कोई जाएगा ना। सरकारी कंपनियों के लिए तो वो जा सकते हैं, डिफेंस कंपनियों को एग्जामेशन है, भूलना मत। और दूसरी कंपनियां सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिनको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं, सेपरेट अकाउंटिंग ही करेंगे सेपरेट। सेबी एप्लीकेशन देगा, सेबी स्टैट्यूटरी बॉडी या एनी अदर पर्सन। ये पर्सन कौन हो सकता है आपका, इन्वेस्टर या कोई इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट होगा या होलसेल बायर होगा, जो भी, या इनकम टैक्स अथॉरिटी, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न सही तरीके से फाइल नहीं किया, आईटीआर, या कोई स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी जैसे सेबी के अलावा जैसे ट्राई, आईआरडी है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है। अभी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं समझाने के लिए। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी तो स्टैट्यूटरी बॉडीज है ना, जिनको ध्यान रख के बनाया गया कि आप ध्यान दो उस बिजनेस पे जिस पे आपको नजर रखने के लिए बनाया गया है। टेलीकॉम के बिजनेस के लिए, इंश्योरेंस के लिए, या आरबीआई हो गया बैंकिंग बिजनेस। किसको एप्लीकेशन गई, कोर्ट और ट्रिब्यूनल को। कोर्ट और ट्रिब्यूनल में फर्क होता है, कोर्ट में हर प्रकार के केसेस देखे जाते हैं। कोर्ट इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ केस, सिविल केस, क्रिमिनल केस, है ना, मीडिएशन केस, फैमिली केसेस, फलाना ढमकाना। ट्रिब्यूनल्स स्पेशल बॉडीज होती है, यहाँ लिख लेना, ट्रिब्यूनल्स आर स्पेशल बॉडीज, इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज फॉर स्पेशल पर्पस। अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल डेफिनेटली दूसरे केसेस तो नहीं देखेगा ना, उसे कंपनी से रिलेटेड केसेस देखेगा, स्पेशली उसके लिए बनाया गया उसको ट्रिब्यूनल को। जैसे फैमिली कोर्ट ट्रिब्यूनल होता है, तो वहां से फैमिली के कोर्ट डिस्प्यूट के केसेस चलते हैं ना। तो ट्रिब्यूनल कोर्ट इंक्लूड्स एवरीथिंग, सिविल, क्रिमिनल, फलाना, लेबर, एवर, फलाना ढमकाना, सब आ गया उसमें, फैमिली है ना, वाइडर टर्म है वो। ट्रिब्यूनल आर मेकिंग स्पेशल बॉडीज है जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई है। वो अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर के जजमेंट नहीं दे सकते, सिर्फ जिन चीज़ों के लिए उनको बनाया गया हुई, जैसे कंज्यूमर फोरम्स है, ये ऑर्डर पास करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट कभी कभी हाई कोर्ट भी जाते हैं ना कंपनीज के रिलेटेड में, या सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, है ना। इसलिए ये ट्रिब्यूनल से ऑर्डर पास हुआ, फिर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल में आ गया, तो वहां भी नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा या हाई कोर्ट जाएगा। अब देखो क्या क्या ऑर्डर पास किया उन्होंने, ध्यान देना थोड़ी बहुत। जो आपने अर्लियर अकाउंट्स प्रिपेयर्ड किए थे फ्रॉडुलेंट मैनर में, गलत तरीके से, झूठी पिक्चर दिखा के मिसमैनेज किए गए थे अकाउंट्स को, हमको नोटिस मिला है एप्लीकेंट्स के द्वारा कि उसका रिप्रेजेंटेशन देखा जाए, उसको कंसिडरेशन में लाया जाए, उसे दोबारा निकाला जाए बाहर। तो हम उसको रिवाइज करने के लिए, रिकास्ट करने के लिए ऑर्डर पास करते हैं, और आपको दिखाना पड़ेगा। कंपनी को बोला गया है कि रीओपन करो, उसकी टाइमिंग दी जाएगी। मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, अपन ने तो पढ़ी है, 8 साल तक तो रहते ही हैं। ये 8 साल को और बढ़ा दिया जाएगा, याद है पढ़े थे। अगर गवर्नमेंट को लगा या क्रिमिनल को लगा, कोर्ट को लगा कि ज़रूरत है, तो वो 8 साल को एक्सटेंड कर सकते हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल, बियॉन्ड 8 ईयर्स। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, तो रीओपनिंग और रिवीजन समझा आपको, है ना। मैक्सिमम पीरियड जो था उसको वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को छोड़ के, जिस साल फाइनेंशियल ईयर में फाइल करते उससे नहीं, है ना, उसके बाद से 8 साल होते हैं ना, प्रीसीडिंग वाले ईयर को छोड़ के, उसको आप बियॉन्ड कर सकते हो, उन्हें 8 साल से ज़्यादा रखने के लिए बोल सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, टू इंक्रीज द टाइम लिमिट, क्योंकि उनको रिवीजन करना है ना, रिकास्ट करना है, रीचेक करना है स्टेट। अब ये वही जो ऊपर चार्ट में लिखा था वही नीचे दिखती है, देखो एग्जैक्टली वही वही पूरा वर्ड टू वर्ड वही लिखा है। इसलिए मैंने आपको बोला था चार्ट भी बनाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, बराबर। और नीचे भी वही लिख दिया, देखो एग्जैक्टली वही लिखा है, देखो पूरे। अब एक बार आपने ऑलरेडी फाइल कर चुके थे, अब जो रिवीजन अकाउंट्स होगा, मतलब अब रिवाइज करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो फाइनल होगा, उसको दोबारा नहीं खुलवा सकते आप। टाइम लिमिट जो है वो दी हुई है ना, वही 8 साल से पहले, और 8 साल को एक्सटेंड भी कर सकते हो। 8 साल से अंदर ही खुलवाओगे ना, 8 साल खत्म होगा तो उसके बाद मुश्किल होगा। यानी जो रिवीजन है वो 8 साल से अंदर होना, और फिर उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। नो आफ्टर नो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, नो आफ्टर 8 years revision is allowed, revision is not allowed। रिविजन इज नॉट अलाउड। आपको डायरेक्शंस दिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी को 128(5) के हिसाब से कि ज़्यादा साल के लिए रखो, तो आपको रखना पड़ेगा 8 साल से ज़्यादा के लिए। अगर ये डायरेक्शंस कब देने होंगे आपको, विद इन ए
पीरियड ऑफ 8 years बाय प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को छोड़ के, है ना, यही होगा ना, जिस साल फाइल किया था उसको छोड़ के। ठीक है, समझ में आ रहा ना भाई, जैसे पढ़ रहे हैं अपन लोग, समझ में आ रहा ना। अब वॉलेंट्री रिविजन्स, अब ये तो ऊपर में आपको किसी ने कहा कि आप अपने अकाउंट्स दोबारा से दिखाओगे, कि हमेशा की ये कंपनी खुद भी कर रही है ना, एफएस को या बोर्ड रिपोर्ट। देखो क्या लिखा है, इफ इट अपीयर्स टू द डायरेक्टर, डायरेक्टर को ऐसा अगर लगा, छोटे छोटे सेक्शन से यही एग्जाम में आते हैं कि हमने 129 एफएस और बोर्ड रिपोर्ट 134 सही तरीके से फॉलो नहीं किए, नॉट कंप्लाइड एज पर द रूल, नॉट कंप्लाइड एज पर दी रूल, है ना। सो ऑन अप्रूवल, या तो वो खुद अप्रूवल देंगे या ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल के आधार पर प्रिपेयर करेंगे रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोबारा से बनाएंगे, है ना, बोर्ड रिपोर्ट भी। ठीक है, मगर ये कब की होगी, सिर्फ 3 फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होगी, इसके पहले से नहीं, क्योंकि 3 फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस जो होती है वही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती है, वही स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होती है। और इसकी कॉपी, दोनों की कॉपी, रिपोर्ट की और एफएस की, रजिस्ट्रार के पास फॉरवर्ड कर देंगे। वो जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिख दिया उसमें एग्जैक्टली। ठीक है जी, है ना, ओके। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिविजन्स उसमें लिखा है, पहली बात तो ये देखो, आप उसमें लिखा है रिवीजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट शैल नॉट बी प्रिपेयर्ड फाइल मोर देन वंस, एक ही बार फाइल करोगे, एक ही बार रिवाइज करोगे, उससे ज्यादा नहीं। साल भर में के 5 बार थोड़ा फाइल करोगे, 5 बार थोड़ा रिवाइज करोगे हर किसी की एप्लीकेशन। अब पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में, जैसे मान लो 2020 में आपने एक बार रिवीजन किया अपने एफएस का और बोर्ड रिपोर्ट का, तो पिछले 3 साल वाले को करंट ईयर में रिलेवेंट माना जाएगा, मतलब अब दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिछले 3 साल में एक बार अगर आप अपने एफएस और बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज कर चुके हो खुद से या किसी के ऑर्डर पे, तो अभी दोबारा करने की जरूरत नहीं है उसको। लिखा है ना इसमें, देखो, नॉट बी अगेन फॉर द रिवाइज पीरियड। रीजंस बनाने होंगे रिवीजन के, ऐसा क्यों लगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि हमको दोबारा से रिवाइज करना पड़ रहा है पिछले साल के 3 साल के अकाउंट्स को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। और इसकी कॉपीज तो आपको रजिस्ट्रार के सामने रखनी होगी, जनरल मीटिंग में रखनी होगी, करेक्टिंग कॉपीज को, है ना, एफएस 129, बोर्ड रिपोर्ट 134, जो भी अल्टरेशन किए उसके साथ। रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे रिविजन्स के और रिकास्ट के, किस कौन ने बनाया ये रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। देखो, या तो आप खुद करते हो या एप्लीकेशन आती है इसके पास में, ट्रिब्यूनल और कोर्ट के पास में, किसके द्वारा, इनकम टैक्स ऑथोरिटीज, स्टेटरी ऑथोरिटीज, एनी रेगुलेटरी बॉडी, या फिर कोई कोर्ट है या किसी पर्सन के द्वारा। तो उसमें कुछ लिखा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट may make rules as to the application of the provision of this act in relation to revised financial statement or board report, in particular make different provisions according to with the previous financial statement। यानी अगर आपने जो पुराने स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट फाइल की थी वो डिफरेंट प्रोविजंस के हिसाब से फॉलो की थी, तो आप उसको नए प्रोविजन के हिसाब से फॉलो करो, न्यू प्रोविजन शुड बी कंप्लाइड। और क्या कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शंस ऑफ कंपनीज ऑडिटर, कि जो कंपनीज ऑडिटर है जब वो रिवीजन करेगा फाइनेंशियल रिपोर्ट को और बोर्ड रिपोर्ट को पिछले 3 साल की, तो कैसे करेगा, उसकी ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन सेटअप करेगा। कंपनी का ऑडिटर है, गड़बड़ कर सकता है, और जब पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर गड़बड़ थी तो तूने बताया कि नहीं, तो उसके लिए भी रूल्स बना सकती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, न्यू रूल्स बना सकती है। और अदर एंड रिक्वायर्ड द डायरेक्टर्स टू टेक सच स्टेप्स, डेफिनेटली वॉलंटरीली है तो डायरेक्टर्स भी बनाए जाएंगे ना रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, दूसरी बात, आपने जो भी प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट में जो भी करेक्शंस किए उसको एक अलग डॉक्यूमेंट के साथ में आप सप्लीमेंट किए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी बोर्ड रिपोर्ट है, ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, समझा रहा हूँ भाई, समझाने के लिए बता, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का, इसमें कुछ करेक्शंस है तो वो बोल रहा है सेपरेट डॉक्यूमेंट के साथ बताओ, सप्लीमेंट की, जो भी आपने करेक्शंस किए हैं इसमें टू बी मेड। ठीक है,
बस अभी तो ये नया टॉपिक आ गया NFR है, इसको बाद में पढ़ेंगे अपन। ये अभी आप ध्यान रखिए, ये जब देखो जो चार्ट में लिखा था ये ऊपर वही लिखा हुआ है, तो इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली वही नीचे लिखा हुआ है। वॉलेंट्री रिवीजन खुद से कंपनी बोलती है कि करना चाहिए, या यहाँ पर ये ऑथोरिटीज के ऊपर बोलने पर ये चार्ट ही बना दिए ना तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, बस क्वेश्चन समझ जाना। एनी अदर पर्सन में इन्वेस्टर्स हो गए, या स्टेटरी लाइबिलिटी बॉडी में जो बिजनेस होता है उनकी जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है वो होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, इनकम टैक्स अथॉरिटी हो गया, अगर आप इनकम टैक्स पिछले 3 साल में आपने सही तरीके से फाइल नहीं किया है, ये सही तरीके से अपने स्टेटमेंट्स नहीं दिखाया, ITR में कुछ ना कुछ रह गया बताने का, इनकम एक्सपेंसेस आपके, और ये तो मैंने आपको पढ़ाई दिया, तो ये प्लीज़ पढ़ने का बताना समझा गया। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कुछ एक्सेप्शन है, एग्जाम्पन है, छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी 2014 से लेकर 2015 मार्च तक अगर आपकी कोई सब्सिडीज नहीं है तो आपकी जॉइंट वेंचर और जॉइंट आपके जो एसोसिएट है उन्हीं पे वो रूल्स एग्जाम्पशन एप्लीकेबल होंगे एज ए सब्सिडीज। बार बार बता रहा हूँ, भूलने का नहीं। ये 3 कुछ एग्जाम्पशन है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होगी आपको। तो ये कंडीशन ये है कि आप तो या तो आपको किसी की होली सब्सिडरी होना, या पार्टली सब्सिडरी होना, या वो मेंबर से आप लोग आपकी कंपनी के मेंबर्स को वोटिंग का राइट नहीं है, तो आपको CFS बनाने की जरूरत नहीं है, उन्हें प्रिपेयर करने की नीड नहीं है। आपके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ठीक है, ये आपकी होल्डिंग कंपनी ऑलरेडी फाइल कर चुकी है, तो आपको दोबारा फाइल करने की जरूरत नहीं है। AS फॉलो करते करते ध्यान दो यार प्लीज़, है ना। जो आउटसाइड इंडिया है कंपनी, और 1 अप्रैल 2014 पहले वाली, उनको CFS फाइल करने की जरूरत नहीं होती थी, है ना। जो सब्सिडरीज थी 2014 के पहले जो इनकॉर्पोरेट हुई आउटसाइड इंडिया, उनको अलग से CFS फाइल करने की जरूरत नहीं थी, वो अपने सेपरेट अकाउंटिंग करते थे, उनको CFS की नीड नहीं थी। ठीक है, देखो फिर क्या हो सकता है अगर आपने डेविएशन किया है, मतलब अगर आप नहीं फॉलो कर पा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, है ना, अकाउंटिंग, तो वो डेविएशन के रीजन आपको बताने पड़ेंगे कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो, आप ये अगर फॉलो नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये भूलना मत CFS क्या होता है करके, जो मैंने बना के बताया। ओके, ट्रू एंड फेयर व्यू के शेड्यूल 3 में 2 डिवीजन ऑफ कंपनीज है, वो मैंने आपको 2 साल वाला रूल भी समझा दिया, 2 साल के अंदर कैसे आपको अलाइन कर देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नए रूल्स के हिसाब से। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, हमारे यहाँ तो मार्च में खत्म होता है, अगर हमारी कोई कंपनी बाहर है तो उसको भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके अगर अलग महीने में खत्म हो रहा तो उसको हम अपने ही महीने में कंसिडर कर सकते हैं कि उसका भी मार्च में ही खत्म हो, और फिर उस हिसाब से उसका CFS बना सकते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज सकते हैं। और अगर कोई कंपनी अगर एक जनवरी के बाद रजिस्टर्ड होती है तो 3 महीने में तो आपका FS नहीं बनेगा ना, 3 महीने के बाद आपकी कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं बन सकती, वो क्वार्टरली बनेगी, ईयरली नहीं बनेगी, तो फिर आपका फॉलोइंग ईयर में ईयर खत्म होगा। फॉलोइंग ईयर बताया था ना, आने वाले साल। ठीक है, ध्यान रखो, कोई चीज़ आएगी तो बताना फिर। चलो पढ़ लेना, रिवीजन करवा दिया इसलिए बीच बीच में।